आज की वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत इनसे संबंधित महत्वपूर्ण 125 वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है। तो शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की धर्मपत्नी थीं, तो उन्होंने लिखी है प्रेमचंद घर में, जो कि 1956 ईस्वी में आई थी। और यह जीवनी प्रेमचंद की जो पत्नी थीं शिवरानी देवी, उनके द्वारा लिखी गई है और इसमें प्रेमचंद से जुड़ी उनकी यादें और उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है। तो ये कलम का मजदूर जो प्रेमचंद की जीवनी है, ये मदन गोपाल ने लिखी है, जो कि 1965 में लिखी गई है। और यह पुस्तक प्रेमचंद के जीवन और कार्यों का एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है और इसे उनकी पहली प्रमाणिक और पूर्ण जीवनी माना जाता है। नेक्स्ट है कि अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी। तो कलम का सिपाही, जो कि सन 1968 में अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी। और यह जीवनी प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर बहुत बड़ी प्रमाणिक जानकारी प्रदान करती है और इस पुस्तक के लिए अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो यह जीवनी शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है। विष्णु प्रभाकर द्वारा ये लिखी गई है जीवनी और शरत चंद्र की जीवनी है ये। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ये जीवनी है। नेक्स्ट है प्रेमचंद का जीवन किसकी कृति है। तो प्रेमचंद का जीवन कमल किशोर गोयनका की एक कृति है और यह पुस्तक प्रेमचंद के जीवन के घरेलू पक्ष को उजागर करती है। अब इस कुछ प्रेमचंद के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि मदन गोपाल ने जो लिखी है रचना, वो लिखी है कलम का मजदूर। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखी है। और शिवरानी देवी ने लिखा है, जो कि इनकी पत्नी थी, शिवरानी देवी ने लिखी है कि प्रेमचंद घर में। रिया सिंह ने भी इनके जीवन पर आधार लिखी है कि प्रेमचंद जीवन और साहित्य। ये कुछ रचनाएं जो हैं वो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित हैं। नेक्स्ट है कि राजकमल राय द्वारा लिखित शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे की ये जीवनी है। नेक्स्ट है कि छोटे आदमी की बड़ी कहानी किसकी जीवनी है। ये है राही मासूम रजा की जीवनी है और वीर अब्दुल हमीद की जीवनी पर आधारित है। यह पुस्तक 1965 भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद के जीवन पर आधारित है ये छोटे आदमी की बड़ी कहानी। नेक्स्ट है कि वटवृक्ष की छाया में किसकी जीवनी है। तो ये अमृतलाल नागर की जीवनी है, जिसे उनकी बेटी कुमुद नागर ने लिखा है। और यह जीवनी नागर परिवार की 4 पीढ़ियों की गाथा है, जिसमें उनके पिता अमृतलाल नागर की जीवन कथा भी शामिल है। नेक्स्ट है कि स्मृति के झरोखे से किसकी जीवनी है। तो ये भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है। नेक्स्ट है कि समय साम्यवादी किसकी जीवनी है। तो ये राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है, जिसे विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा है। और ये जो जीवनी लिखी गई थी, ये 1997 ईस्वी में लिखी गई थी, 1997 ईस्वी में। बनारसी दास जैन की जो आत्मकथा है वो किस नाम से है। तो वो है अर्धकथानक, 1641 ईस्वी में लिखी थी और ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी और ये पद्यात्मक है। तब घर में बैठे रहे नाही न हट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उधार किसकी पंक्ति है। तो ये है बनारसी दास जैन की पंक्ति है ये। नेक्स्ट है कि हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा किसे माना जाता है। मेरी आत्मकहानी, जिसे श्याम सुंदर दास ने लिखा है और ये 1941 ईस्वी में लिखी गई है। हालांकि हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथानक मानी जाती है। नेक्स्ट है कि मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है। तो ये सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि साधना के पथ पर किसकी आत्मकथा है। हरिभाऊ उपाध्याय की आत्मकथा है ये। हरिभाऊ उपाध्याय एक प्रसिद्ध साहित्य सेवी और राष्ट्र प्रेमी थे, जो साधना के पथ पर
कि जो इनकी रचना थी साधना के पथ पर और बापू के आश्रम में। एक इनकी रचना और थी बापू के आश्रम में। इन्होंने ये महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली जो महिला आत्मकथा लेखिका है वो जानकी देवी बजाज हैं, जिन्होंने लिखी है मेरी जीवन यात्रा। नेक्स्ट है कि मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो ये है बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा मेरी असफलताएं। परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है, जिसे 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने जीवन के प्रारंभिक 41 वर्ष शुरू के 41 वर्षों की घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें वे परिव्राजक माने होता है साधु। नेक्स्ट है कि 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन ये सुमित्रा नंदन पंत जी की आत्मकथा है और ये 1963 प्रकाशित हुई थी। कहा जाता है कि यह पंत की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो यशपाल की जो आत्मकथा है वह सिंहावलोकन है, जो कि 3 भाग हैं इसके। 1951 में पहला भाग आया था, दूसरा भाग 1952 में और तीसरा भाग 1955 में आया था। नेक्स्ट है कि देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है चांद सूरज के बीरन 1952 ईस्वी, नील यक्षिणी 1985 ईस्वी में। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा है अपनी खबर, जो कि 1960 ईस्वी में आई थी और यह आत्मकथा उग्र जी के जीवन के शुरुआती 21 वर्षों का इसमें वर्णन किया है। घटनाओं, अनुभवों और विचारों को ये रचना उजागर करती है बेचन शर्मा उग्र की। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। इसके 4 भाग हैं आत्मकथा के। पहला भाग था क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 ईस्वी में। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में। बसेरे से दूर 1977 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। यानी कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा थी वो 4 भागों में लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि आधे सफर की पूरी कहानी किसकी आत्मकथा है? तो ये कृष्णचंद्र की आत्मकथा है। कमलेश्वर की आत्मकथा कितने भागों में है? तो कमलेश्वर की आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है, जो कि इस प्रकार है। पहली है कि मैंने जिया, दूसरी है गर्दिश के दिन, तीसरी है यादों के चिराग और चौथा भाग है इसका जलती हुई नदी। नेक्स्ट है कि ज्यादा अपनी कम पराई किसकी आत्मकथा है? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है घर की बात 1993 ईस्वी। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये इसका दूसरा भाग है। अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी में। यानी कि रामविलास शर्मा ने जो आत्मकथा लिखी है वो उन्होंने 3 भागों में लिखी है। नेक्स्ट है कि हंसराज रहवर की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरे 7 जन्म 1985 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा कौन सी है? तो अर्ध कथा 1988 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि रामदरस मिश्र की आत्मकथा कौन सी है? तो समय है सहचर। इसके 4 भाग हैं, जो कि रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। पहला है सहचर है समय, दूसरी है रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा भाग है इसका टूटते बनते दिन और चौथा भाग है उत्तर पथ। ये आत्मकथा है रामदरस मिश्र की। हम अनिकेत 1995 ईस्वी किसकी आत्मकथा है? ये नरेश मेहता की आत्मकथा है। नेक्स्ट है अमृत लाल नागर की आत्मकथा किस नाम से है? तो टुकड़े टुकड़े दास्तान। ये आत्मकथा है अमृतलाल नागर की। यह उनकी जीवन यात्रा का एक बहुत विस्तृत विवरण है। इसमें भीष्म साहिनी की आत्मकथा कौन सी है? आज के अतीत 2003 में प्रकाशित हुई थी ये भीष्म साहिनी की आत्मकथा। नेक्स्ट है राजेंद्र यादव की आत्मकथा किस नाम से है? मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2005 ईस्वी। यह आत्मकथा उनकी जीवन यात्रा, उन्होंने जीवन में क्या किया, मूल्यों, उनकी मान्यताओं और खूबियों कमियों का वर्णन करती है, जो उन्होंने निडरता से जिए हैं अपने जीवन में, जो उन्होंने बिल्कुल निडर भाव से अपना जीवन जिया है, उसका इसमें भरपूर वर्णन किया गया है। लेखिकाओं के आत्मकथ्य देहरी भई विदेश 2005 का संपादन किसने किया? तो ये किया था राजेंद्र यादव ने। नेक्स्ट है कहो व्यास कैसे कटी
किसकी आत्मकथा है? तो ये गोपाल प्रसाद व्यास की आत्मकथा है। कही न जाय का कहिए 2001 किसकी आत्मकथा है? तो ये भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि जूठन 1997 किसकी आत्मकथा है? जो आत्मकथा है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। 1947 से 2013 यानी कि इनका जो जीवन है वो 1947 से लेकर के 2013 तक का इसमें समय है। और यह पुस्तक वाल्मीकि के जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों, दलित जाति में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के रूप में उनके अनुभवों का वर्णन करती है। इसमें जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और शिक्षा के प्रति उनकी लगन के बारे में भी बताया गया है। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा कौन सी है? तो सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है घूंट अपमान के तिरस्कृत 2009 ईस्वी। नेक्स्ट है मैं भंगी हूँ किसकी आत्मकथा है? तो ये भगवान दास। इस आत्मकथा को हिंदी की पहली आत्मकथा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि मैं भंगी हूँ दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भगवान दास के जीवन और अनुभवों को साझा करती है। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? तो ये मोहन दास नेमिसराय की ये आत्मकथा है, अपने अपने पिंजरे। इसे हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण दलित आत्मकथा माना जाता है। ये जो है वो दलित आत्मकथा मानी जाती है, अपने अपने पिंजरे। नेक्स्ट है डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। जो पुस्तक थी ये 2009 में प्रकाशित हुई थी। इस आत्मकथा में दलित चेतना और एक नए भारत की कल्पना को दर्शाया गया है। झोपड़ी से राजभवन तक किसकी आत्मकथा है? तो झोपड़ी से राजभवन तक ये पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद की आत्मकथा है। ये पूर्व राज्यपाल थे। यह किताब उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि उनके बचपन, उनका संघर्ष और राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन करती है। नेक्स्ट है कि श्यामलाल जैदिया की आत्मकथा कौन सी है? एक अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए भंगी वाइस चांसलर। यह आत्मकथा भारत के राजस्थान में जो भंगी समाज है और उनके आर्थिक जीवन को दर्शाती है। पुस्तक एक भंगी के वाइस चांसलर बनने की कहानी बताती है जो एक असाधारण उपलब्धि थी। अछूत किसकी आत्मकथा है? तो अछूत दया पंवार की आत्मकथा है। नेक्स्ट है देवराज उपाध्याय की आत्मकथा कौन सी है? तो देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर। ये 2 आत्मकथाएं 2 भागों में लिखी हैं देवराज उपाध्याय ने। नेक्स्ट है कि गालिब छूटी शराब सन 2000 किसकी आत्मकथा है? तो ये रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। और रविंद्र कालिया हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक और संपादक भी थे। उनकी जो अन्य प्रसिद्ध कृति है वो है 17 रानाडे रोड। ये इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जो कि एक उपन्यास है। नेक्स्ट है मैंने मांडू नहीं देखा 2003 किसकी आत्मकथा है? तो ये स्वदेश दीपक की आत्मकथा। यह पुस्तक उनके 7 साल की मानसिक बीमारी के अनुभवों को का एक विस्तृत विवरण है जिसे वे कोलाज शैली में लिखते हैं। इन्होंने इसको कोलाज शैली में लिखा है। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो अमृता प्रीतम की आत्मकथा है रसीदी टिकट। नेक्स्ट है कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा कौन सी है? तो लगता नहीं है दिल मेरा। ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है और सन 2010 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। आत्मकथा के शीर्षक से ज्ञात होता है, जैसे कि इसमें जो शीर्षक है लगता नहीं है दिल मेरा, इसके शीर्षक से ही ये मालूम पड़ता है कि वह इस भवसागर रूपी संसार से पार उतरना चाहती थी। लेखिका ने सदैव दूसरों पर विश्वास किया और दूसरों ने उनके सीधेपन की धज्जियां उड़ा दी। दस्तक जिंदगी की किसकी आत्मकथा है? तो ये प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा है जो उनके जीवन के संघर्षों और शादी तक के जीवन का वर्णन करती है। यह उनकी आत्मकथा का पहला भाग है जिसे 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दूसरा भाग मोड़ जिंदगी का, जो दूसरा भाग इनका आया था मोड़ जिंदगी का। नेक्स्ट है बूंद बावड़ी 1999 किसकी आत्मकथा है? तो ये पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। यह आत्मकथा बाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था।
आत्मकथा में अपने जीवन के संघर्षों, अपने पिता को खोने के दर्द और अपने जीवन के सफर को लिखा है इस पुस्तक में। कौशल्या बैस्त्रियो की आत्मकथा कौन सी है? तो दोहरा अभिशाप 1999 में। नेक्स्ट है मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा थी कस्तूरी कुंडलवश 2002, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। ये जो गुड़िया भीतर गुड़िया है जो उनकी जीवन यात्रा और अनुभवों को दर्शाती है और यह आत्मकथा 2 भागों में लिखी गई है। एक तो भाग था कस्तूरी कुंडलवश और दूसरा भाग था गुड़िया भीतर गुड़िया। इनके 2 भाग हैं मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा के। सुशीला टांगभोरे की आत्मकथा क्या है? तो वो है शिकंजे का दर्द। नेक्स्ट है कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा कौन सी है? तो हादसे 2005 ईस्वी। ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? तो मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी, जो कि 2007 ईस्वी में आई थी और यह उनकी जीवन यात्रा और लेखन की कहानी है इसमें, जिसमें उनके भावुक और सांसारिक जीवन के पहलुओं को दर्शाया गया है जो उनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण रही हैं। नेक्स्ट है कि प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? तो प्रभा खेतान की आत्मकथा है कि अन्या से अनन्या, जिसे 2007 में प्रकाशित किया गया था और यह आत्मकथा उनकी जीवन यात्रा, संघर्षों, विचारों को एक अलग ढंग से प्रस्तुत करती है। चंद्र किरण सोन रिक्शा की आत्मकथा कौन सी है? तो पिंजरे की मैना। ये चंद्र किरण सोन रिक्शा की आत्मकथा है। यह एक स्त्री की जीवन यात्रा और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के बीच उनके संघर्ष का वर्णन करती है ये पुस्तक। इसमें 1857 के आसपास के समय से शुरू होकर आज़ाद भारत तक सामाजिक राजनीतिक इतिहास के माध्यम से एक स्त्री की पीड़ा और उसके संघर्ष का चित्रण किया गया है पिंजरे की मैना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि कृष्णा सोबती की आत्मकथा कौन सी है? तो हम हसमत। यह पुस्तक कृष्णा सोबती के विचारों, अनुभवों और उनके समकालीन लेखकों, साहित्य और समाज के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत। ममता कालिया की आत्मकथा कौन सी है? तो कितने शहरों में कितनी बार, जबकि आगे की है कितनी नावों में कितनी बार और इनकी है कितने शहरों में कितनी बार। ममता कालिया की ये आत्मकथा है और ये भी एक संस्मरण पर आधारित आत्मकथा है। संस्मरण मतलब होता है यादें, पुरानी यादों पर आधारित ये पुस्तक है। नेक्स्ट है कि आप हुंदरी किसकी आत्मकथा है? तो ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? वो हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ साथ जो कि 1948 में आया था। इसके बाद उनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे कि लंका यात्रावली, इन्हीं की रचना है लंका यात्रावली। और अन्य इनकी रचना है मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। ये जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इन्होंने ये यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इनकी रचना है जापान, एक और इनकी रचना है ईरान। बहुत सारे यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं। रूस में 25 मास इन्हीं की रचना है। रूस में 25 मास ये इनकी रचना है। नेक्स्ट है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? तो पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो उड़ते चलो। आगे के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? आगे के जो यात्रा वृत्तांत है वो संस्मरणों पर आधारित हैं। तो अरे यायावर याद रहेगा 1953 ईस्वी, एक बूंद सहसा उछली 1968 ईस्वी। ये 2 यात्रा वृत्तांत हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे की, क्योंकि अगे ने भारत की विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की हैं और उनका वर्णन भी किया है, जिसमें उनकी यात्राओं का अनुभव है, संस्कृति है और लोगों के जीवन का चित्रण है, लोगों के रहन सहन का वर्णन है। नेक्स्ट है आखिरी चट्टान तक 1953 किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये मोहन राकेश की यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान। नेक्स्ट है गोरी नजरों में हम किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे का यात्रा वृत्तांत है और इसका जो रचना वर्ष है वो 1964 ईस्वी है, 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि चीड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी। यह यात्रा वृत्तांत केवल बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं है बल्कि अपने अंतस की यात्रा भी है, यानी कि अंतर्मन की भी यात्रा है। इस पुस्तक में उन्होंने इतिहास और स्मृतियों को भी समाहित किया है। स्मृतियों ना यादों,
निर्मल वर्मा के प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं वे हैं चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, हर बारिश में 1970 ईस्वी, धुंध से उठती धूल 1997 ईस्वी। नेक्स्ट है कि ठेले पर हिमालय किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है, ठेले पर हिमालय। और इसको निबंध की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये इनका एक निबंध भी है और यात्रा वृत्तांत भी है, जिसमें जो धर्मवीर भारती हैं उन्होंने कोसानी की यात्रा की थी। तो कोसानी की यात्रा की स्मृति उन्होंने जब वहाँ पे यात्रा की तो उन्होंने एक ठेले पर बर्फ को बिकते देखा, तो उन्होंने ये लिख दिया कि ठेले पर हिमालय, क्योंकि बर्फ हिमालय पे ही सबसे अधिक होती है। तो उन्होंने देखा कि ठेले पर एक बर्फ बिक रही थी, तो उन्होंने इसको शीर्षक दे दिया ठेले पर हिमालय, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है धर्मवीर भारती का। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? तो एक तो हैं हंसते निर्झर, दहकती भट्टी 1966 ईस्वी और हम सफ़र मिलते रहे। ये विष्णु प्रभाकर के यात्रा वृत्तांत हैं। इनकी एक रचना है ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय में हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है, जबकि हमसफ़र मिलते रहें, ये हमसफ़र मिलते रहें में लेखक की विभिन्न यात्राओं के संस्मरण शामिल है, जिसमें कई साहित्यकारों से उनकी मुलाकात के बारे में भी लिखा गया है। नेक्स्ट है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 ईस्वी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है कि कमलेश्वर के प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? तो कमलेश्वर के जो यात्रा वृत्तांत है वे है खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान। और इसके अलावा भी उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत और लिखा था जिसका नाम था तिब्बत में 1.25 वर्ष। तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये एक और इनकी यात्रा वृत्तांत थी। गांधी के देश से लेनिन के देश में यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ये है शंकर दयाल सिंह का। नेक्स्ट है कि यांत्रिक किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये शिवानी की यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है आधी रात का सफर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये वल्लभ डोभाल का यात्रा वृत्तांत है, आधी रात का सफर। यह यात्रा वृत्तांत जो था वो 1998 में प्रकाशित हुआ था। सौंदर्य की नदी नर्मदा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये अमृतलाल बेगड़ का यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने नर्मदा नदी की यात्रा करके अपने अनुभवों को इस पुस्तक में लिखा है। उन्हें इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि अंतहीन आकाश किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रा वृत्तांत है। यह पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली शहर दर शहर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये है निर्मला जैन का यात्रा वृत्तांत। यह उनकी एक यादात्मक कृति है, इनकी संस्मरणात्मक कृति है। असगर वजाहत के प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? एक तो है चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में, ये असगर वजाहत के प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं। असगर वजाहत ने कई महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की घुमक्कड़ बृहत्त्रयी किनको कहा जाता है? तो ये राहुल सांकृत्यायन, आगे और नागार्जुन, ये तीनों लोगों को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी के अंतर्गत माना जाता है। घुमक्कड़ बृहत्त्रयी का मतलब है कि सबसे ज़्यादा घूमने वाले जो थे वो ये 3 लोगों को रखा गया था, एक तो राहुल सांकृत्यायन, आगे और नागार्जुन। नेक्स्ट है कि आगे का कौन सा यात्रा वृत्तांत स्वदेश यात्रा से संबंधित है? तो इनका अरे यायावर याद रहेगा। यह यात्रा वृत्तांत आगे की भारत में की गई विभिन्न यात्राओं का वर्णन करती है। ये रचना जिसमें पूर्वोत्तर भारत से लेकर के असम और पश्चिमी सीमा प्रांत की यात्राएं शामिल हैं। यायावर का जो मतलब होता है, यायावर का यदि अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है घूमने फिरने वाला, या इसको घुमक्कड़ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि आगे का कौन सा यात्रा वृत्तांत विदेश यात्रा से संबंधित है? तो आगे का जो विदेश यात्रा संबंधित यात्रा वृत्तांत है वो एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत जो है वो विदेश यात्रा से संबंधित है। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने अपनी यूरोप और अमेरिका इन देशों की यात्रा के अनुभवों को इसमें लिखा है। नेक्स्ट है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ये यशपाल का यात्रा वृत्तांत है। यह यात्रा वृत्तांत जो यशपाल का था, लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें यशपाल ने सोवियत संघ और पूंजीवादी देशों के बीच जीवन और व्यवस्था की तुलना की है इन्होंने।
दोनों देशों के बीच की। सैलानी की डायरी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये राजेंद्र अवस्थी का यात्रा वृत्तांत है। ये एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भी थे और एक लेखक, प्रसिद्ध लेखक भी थे। ये साहित्यकार भी थे और लेखक भी थे। नेक्स्ट है दुनिया रंग रंगीली किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये अनंत शेवड़े का यात्रा वृत्तांत है, दुनिया रंग बिरंगी। नेक्स्ट है कि जगत तपोवन शोक योग किसका यात्रा वृत्तांत है? ये विवेकी राय का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है कि पद्म सिंह शर्मा के प्रमुख संस्मरण कौन से हैं? तो एक तो है पद्म पराग, दूसरा है प्रबंध मंजरी। नेक्स्ट है कि राम नरेश त्रिपाठी के प्रमुख संस्मरण कौन कौन से हैं? तो एक तो है 30 दिन मालवीय जी के साथ, यह संस्मरण 1942 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट है कि पथ के साथी 1956 ईस्वी किसके संस्मरण है? तो ये महादेवी वर्मा के संस्मरण है, पथ के साथी 1956 ईस्वी। यह पुस्तक जो है पथ के साथी, ये उनकी साहित्यिक सहयात्रियों में, जो साथ में यात्रा करने वाली थी, उनके समकालीन रचनाकारों के बारे में इन्होंने संस्मरणात्मक संग्रह किया है इस पुस्तक में। पथ के साथी, पथ माने होता है राहगीर, तो राह के साथ में चलने वाले पथ के साथी कहे जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन के संस्मरण कौन कौन से हैं? तो एक तो है बचपन की स्मृतियाँ और जिनका मैं कृतज्ञ। नेक्स्ट है कि मंटो मेरा दुश्मन किसका स्मरण है? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क का संस्मरण है, मंटो मेरा दुश्मन। मंटो और अस्क यानी कि उपेंद्र नाथ अस्क जी, इनके बीच के रिश्ते, उनकी नोकझोंक और साहित्यिक जीवन पर आधारित है। अस्क ने अपनी किताब में मंटो के साथ अपने यह रचना उनकी यादों और अनुभवों को व्यक्त किया है। नए पुराने झरोखे किसका संस्मरण है? तो ये हरवंश राय बच्चन का संस्मरण है, नए पुराने झरोखे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर का संस्मरण साहित्य कौन कौन से हैं? तो एक तो है मेरे अग्रज मेरे मीत, हम इनमें ऋणी हैं, साहित्य के स्वप्न पुरुष, हम सफर, मिलते रहे, सृजन के सेतु। ये कुछ संस्मरणात्मक रचनाएं हैं विष्णु प्रभाकर जी की। बेदिन बेलोग किसका संस्मरण है? तो ये शिव पूजन सहाय का संस्मरण है। नेक्स्ट है कि जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का ये संस्मरण है, जिंदगी मुस्काई। यह संस्मरण 1953 ईस्वी में लिखा गया था। मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है? मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है? तो ये कमलेश्वर का संस्मरण है। नेक्स्ट है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसका संस्मरण है? ये रामनाथ सुमन का संस्मरण है। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख संस्मरण कौन कौन से हैं? एक तो है अतीत के गर्त से हम खंडहर के वासी हैं। नेक्स्ट है कि काशीनाथ सिंह का संस्मरण साहित्य कौन सा है? तो आछे दिन पाछे भये और घर का जोगी जोगड़ा, ये दो संस्मरण साहित्य हैं काशीनाथ सिंह के। काशीनाथ साहित्य की एक और रचना थी याद हो कि ना याद हो, ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी। मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण साहित्य कौन सा है? तो लखनऊ मेरा लखनऊ बातों बातों में, ये मनोहर श्याम जोशी के संस्मरण रचना है। नेक्स्ट है विश्वनाथ त्रिपाठी का संस्मरण साहित्य क्या है? एक तो है नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ये लिखा गया है, व्योमकेश दरवेश। इनकी कुछ रचना है कि गंगा स्नान करने चलेगी, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है कि JNU में नामवर सिंह किसकी कृति है? तो सुमन केसरी की कृति है। नेक्स्ट है वन तुलसी की गंध किसका संस्मरण है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का संस्मरण है। यह संस्करण जो था ये पुस्तक 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण साहित्य कौन कौन सा है? तो स्मरण को पाथे बनने दो, सुधियाँ उस चंदन के बनकी, पर साथ साथ चल रही याद, ये 3 संस्मरणात्मक रचनाएं हैं विष्णुकांत शास्त्री की। नेक्स्ट है कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में किसका संस्मरण है? तो ये शंकर दयाल सिंह का संस्मरण है। नेक्स्ट है कि जो कहूँगा सच कहूँगा किसका संस्मरण है? तो कांति कुमार जैन का संस्मरण है। यह संस्मरण 2006 में लिखा गया था। कांति कुमार जैन के जीवन के अनुभवों और उनके आसपास के लोगों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि अपने अपने आगे का संपादक कौन है? ओम धानवी, जो कि 3 भागों में इन्होंने इसका संपादन किया है।
और यह पुस्तक अपने अपने अगे जी की जन्म शताब्दी पर प्रकाशित हुई थी और इसमें लगभग 100 लेखकों का संस्मरण शामिल किया गया था। जहां से उजास किसका ऊपर संस्मरण है, तो ये राजी सेठ का संस्मरण है। नेक्स्ट है कि एक पेड़ की याद 2013 किसका संस्मरण है, तो ये शेखर जोशी का संस्मरण है, एक पेड़ की याद। फिर मुझे रह गुजर याद आया 2013 ईस्वी किसका संस्मरण है, तो ये शैलेंद्र सागर का संस्मरण है। नेक्स्ट है कि स्मृतियों का साक्ष्य 2014 ईस्वी किसका संस्मरण है, हृदयेश का संस्मरण है, स्मृतियों का साक्ष्य। माफ करना यार 2012 किसका संस्मरण है, तो ये बलराम का संस्मरण है। नेक्स्ट है कि काशी का 80 2002 ईस्वी किसका उपन्यास है, तो ये काशीनाथ सिंह का उपन्यास। नेक्स्ट है कि लौट कर आना नहीं होगा 2002 किसका संस्मरण है, ये कांति कुमार जैन का संस्मरण है। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा के प्रमुख रेखा चित्र कौन कौन से हैं, तो महादेवी वर्मा के एक तो अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार 1972, रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टू, बीसा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। मेरा परिवार 1972 में आया था और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, उनके परिवार के सदस्य थे रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टू और बीसा, ये उनके परिवार के ही सदस्य थे। इनके बारे में इन्होंने लिखा है मेरा परिवार। नेक्स्ट है बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है, तो ये श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है, बोलती प्रतिमा। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख रेखा चित्र कौन कौन से हैं, तो एक तो है माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी, इसके अलावा लाल तारा, जंजीरें और दीवारें। बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जीवन और सामाजिक चेतना को जीवित रूप प्रदान किया है, यानी कि उनके जीवित रूप को दर्शाया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के प्रमुख रेखा चित्र कौन कौन से हैं, तो एक तो है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, और कुछ इनके प्रमुख रेखा चित्र और हैं जैसे भूले हुए चेहरे, ये भी इन्होंने लिखा है भूले हुए चेहरे, नई पीढ़ी नए विचार, ये भी इनकी रचना है, नई पीढ़ी, जिंदगी लहलहाई, ये कुछ प्रमुख रेखा चित्र हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के। नेक्स्ट है कि रेखाएं बोल उठी किसका रेखा चित्र है, तो देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी। यह उनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि जम्बू जो कभी शहर था किसकी कृति है, ये पद्मा सचदेव की कृति है। नेक्स्ट है कि हम इस उग्र से वाकिफ हैं, हम इस उम्र से वाकिफ हैं किसकी कृति है, ये हरिशंकर परसाई जी की कृति है। नेक्स्ट है कि लौट आओ धार किसकी कृति है, ये दूधनाथ सिंह की कृति है और यह एक संस्मरण है जो 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है कि समय के पांव किसके रेखा चित्र हैं, समय के पांव किसके रेखा चित्र हैं, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, मेरे संग की औरतें किसकी कृति है, तो ये मृदुला गर्ग की कृति है, मेरे संग की औरतें। यह एक कहानी है जो उनके जीवन के अनुभवों और महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दर्शाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।